प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 NCERT विज्ञान के अंतर्गत धातु एवं अधातु। तो अपन ने धातु और अधातुओं के गुण पढ़ लिए थे और अगले आते हैं रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। पहला आता है यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुण में पहला आता है धातुओं का वायु में दहन। पहला आता है यहाँ धातुओं का वायु में दहन होता है। तो क्या होता है, धातुएं जब वायु में इनको स्वतंत्र रूप से जलाई जाती है या वायु की उपस्थिति में जलाई जाती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके और धातु ऑक्साइड बनाती है। जो धातु ऑक्साइड बनते हैं यहाँ पर, जो उस धातु के संगत ऑक्साइड होते हैं उसी धातु के ऑक्साइड होते हैं ये। जैसे कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है जो काले रंग का पदार्थ होता है। दूसरा उदाहरण ले अपन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है यहाँ पर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है यहाँ पर। जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अधिकतर जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं कि अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के, दोनों के ही गुण दर्शाते हैं। तो ऐसे जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कि वह धातु ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों के गुण दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कि वह धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों के होते हैं वो उभयधर्मी AlO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये बनता है जल। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख लिया अपन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है तो सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है लवण और यहाँ पर जल का निर्माण होता है। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, या क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण यहाँ पर होता है। आगे देखिए कि जो धातु ऑक्साइड धातुएं होती है, जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन से समान रूप से क्रियाशील नहीं होती है, अलग अलग क्रियाशीलताएं ये दर्शाती है। जैसे पोटेशियम और सोडियम ये क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील। अगर इनको वायु में खुला छोड़ा जाता है, वायु में इनको खुला छोड़ा जाता है, वायु में खुला छोड़ा जाता है तो ये आग पकड़ लेती है। खुला छोड़ा जाता है तो ये आग पकड़ लेती है।
आग पकड़ लेती है, तो इस कारण इसको क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो किस में डुबो करके रखा जाता है इसको, केरोसिन के तेल में इसको डुबो करके रखा जाता है, केरोसिन के तेल में, केरोसिन के तेल में डुबो करके इसको रखा जाता है। क्योंकि यह अधिक क्रियाशील होती है, इस कारण ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया कर लेती है और आग पकड़ लेती है। ये जैसे कुछ धातुएं होती है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, तो इन पर ऑक्सीजन से क्रिया करके और ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, धातु ऑक्साइड की इसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है धातु ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड की इस पर परत चढ़ जाती है। तो इस कारण क्या होता है कि यह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाती है और इससे संक्षारण से बचा जा सकता है। कि जो धातुएं होती है इनकी जो क्रिया होती है ऑक्सीजन से वो धीमी हो जाती है, तो धातुएं क्या हो जाती है, संक्षारण से बच जाती है। यहाँ पर क्रिया परत बन जाती है इसके ऊपर काले रंग की, काले रंग की परत बन जाती है, इससे संक्षारण से बच जाती है। संक्षारण का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और संक्षारण से बच जाती है, संक्षारण से बच जाती है इस कारण। आगे दूसरी धातु ले अपने आयरन। आयरन जलता तो नहीं है आग में, जलता नहीं है, लेकिन क्या होता है जो इसका चूर्ण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जलता नहीं है स्वयं, तो जलता नहीं है ये, लेकिन जो चूर्ण होता है, चूर्ण ज्वाला में जलता है। किसका, आयरन का। जो चूर्ण होता है वो ज्वाला में जलता है, जो आयरन का जो चूर्ण होता है। कॉपर को ले, कॉपर को गर्म करने पर स्वयं जलता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर होता है ये स्वयं जलता नहीं है, जलता नहीं है, लेकिन क्या होता है इस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, लेकिन काले रंग की परत चढ़ जाती है इस पर। काले रंग की इस पर परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड, इनको अत्यधिक तापमान पर गर्म करने पर भी ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। अत्यधिक तापमान पर भी जो सिल्वर और जो गोल्ड होता है वो क्रिया नहीं कर पाते हैं। जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो अत्यधिक तापमान पर भी क्रिया नहीं कर पाते हैं। अधिक तापमान पर भी ये क्रिया नहीं करते हैं, अधिक ताप पर भी क्रिया नहीं करते हैं। तो इससे अपन को यह पता चलता है कि जो विभिन्न धातुएं होती है उनकी जो अभिक्रियाशीलताएं होती है वो अलग अलग होती है। तो कई धातुएं ऐसी होती है जो अत्यधिक क्रियाशील होती है और कई धातुएं ऐसी होती है कि जिनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। एक देखते हैं अपन एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण? कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत चढ़ाना और जिससे वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। जिससे क्या होता है कि ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है और इससे संक्षारण से धातु बच जाती है। कि क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है कि संक्षारण उसका नहीं हो पाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत संक्षारण से इसे बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे
संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर कृत्रिम रूप से भी इसका एनोडीकरण किया जाता है धातुओं का, क्योंकि इसे संक्षारण से बचाने के लिए। तो क्या करते हैं इसके लिए कि एक साफ वस्तु को लेते हैं एनोड बना करके और उसको किस में रखते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, H2SO4 में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में रख करके, और उसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो एनोड पर जो उत्सर्जित होती है ऑक्सीजन गैस, एनोड पर उत्सर्जित गैस ऑक्सीजन होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके और ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण करती है। एनोड पर ऑक्सीजन बनती है और एक मोटी परत का निर्माण कर लेती है। इस ऑक्साइड की जो परत होती है इसको रंग करके आकर्षक वस्तुएं इसकी बनाई जा सकती है। ये जो मोटी परत बनती है उसको रंग करके और आकर्षक वस्तुएं बना करके और काम में ली जाती है। तो उससे क्या है कि इसकी जो धातु की जो उम्र होती है वो अधिक हो जाती है, मतलब अधिक समय तक वो चल जाती है कि संक्षारण उसका नहीं हो पाता है। दूसरी आती है रासायनिक गुणों में धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। एक उपकरण लेते हैं अपन, इसमें जो दूसरा आता है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो इसमें एक उपकरण लेते हैं अपन, एक परख नली लेते हैं, इसमें धातु का नमूना लेते हैं और इसमें कुछ जल से भीगे हुए कांच के टुकड़े लेते हैं, इसमें जल से भीगे हुए कांच के टुकड़े, और या एक निकास नली लगाते हैं और इसको बीकर में रख करके और जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसको इसमें इकट्ठा करते हैं। तो एक प्रक्रिया है कि पूछ ले कभी परीक्षा में कि नामांकित चित्र बनाइए धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया का, तो ये चित्र अपन को बनाना, परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चित्र अपन को बनाना। जो एनोडीकरण है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि एनोडीकरण को समझाइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं, जो सभी धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है, कि जो धातु ऑक्साइड बना है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण कर लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। अपन देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। जो पोटेशियम और जो सोडियम होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया ये तेजी से करते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जो गैस होती है वो क्या होती है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस होती है वो क्या कि प्रज्वलित हो जाती है, बनते ही जलने लग जाती है, जलने लग जाती है, ये जलने लग जाती है। इससे यहाँ उष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा अपन सोडियम का लिस्ट Na प्लस H2O, 2 NaOH प्लस H2 और प्लस उष्मीय ऊर्जा का यह निर्माण होता है कि जो अभिक्रियाशीलता अधिक होती है पोटेशियम और सोडियम की, ये अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस निर्माण करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या है कि बनते ही प्रज्वलित हो जाती है। दूसरा अपन जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की जब अभिक्रिया करवाई जाती है जल के साथ तो क्या बनता है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का यहाँ निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्रज्वलित नहीं हो पाती है। तो इसका कारण है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो जो कैल्शियम के अणु होते हैं इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, इसके चिपक जाती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है इसके चारों ओर चिपक जाती है और इस कारण ये प्रज्वलित नहीं हो पाती है। देखिए अपन देख रहे थे जो धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो जो कैल्शियम होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैल्शियम के चारों ओर चिपक जाती है और इस कारण जो कैल्शियम होता है जो पानी में तैरने लग जाता है। तो इस कारण वो प्रज्वलित होने में उसमें क्या होता है, समय लगता है।
तो ज्वलनशील नहीं होती है। और सोडियम और पोटेशियम के साथ जब हाइड्रोजन गैस बनती है जल के साथ अभिक्रिया करके तो वो प्रज्वलित हो जाती है जल्दी। आगे देखते हैं अपन कि जो मैग्नीशियम होता है ये क्या होता है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और गर्म जल के साथ ये अभिक्रिया करके और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये निर्माण करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये निर्माण करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये निर्माण करता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है कि न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। तो ये तो न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ये तो किसके साथ? भाप के साथ ये अभिक्रियाएं करती है। भाप के साथ अभिक्रिया करती है करके और क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। दूसरा उदाहरण ले अपन, फेरस प्लस H2O भाप के साथ अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर बनता है ऑक्साइड। ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का यहाँ निर्माण होता है। तो कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है कि जो वायु होती है, जल है, उनके साथ अभिक्रिया तेजी से कर लेती है, कहीं धीमी गति से करती है और कहीं अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती है। और जल के साथ कहीं ठंडे जल के साथ करती है तो गर्म जल के साथ नहीं करती है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ नहीं करती है। कहीं ठंडे और गर्म जल दोनों के साथ ये अभिक्रिया नहीं करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और कई धातुएं ऐसी है जो बिल्कुल भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल। आप अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है और अम्लों के साथ अभिक्रिया करके और धातुएं किसका निर्माण करती है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।